हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, डीपीडी के बारे में पढ़ा था, और उससे फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जब जो सेल टू टिश्यू के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे प्लाज्मोलिसिस हम लोगों ने टर्म यूज किया, बट प्लाज्मोलिसिस को हम लोगों ने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्लांट में। अभी तक हम लोग जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो हम लोग को रिलेट नहीं हो रहा है प्लांट के साथ। फिर हम लोग प्लांट पे जाएंगे कि प्लांट वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है सॉइल में कैसे रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, पहले ये चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर रूट उसे ऊपर तक लीव्स तक भेजती कैसे, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सॉइल से रूट में आना और फिर रूट से लीव्स तक जाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल से वाटर रूट के अंदर पहुंचता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बार जो टर्म्स बाकी हैं, जैसे प्लाज्मोलिसिस हम लोगों ने सुना तो है, ठीक है, बट इसको भी हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। अगर हम लोग एक सेल है, देखो मान लो ये एक टर्जिड सेल है, ठीक है। अब टर्जिड सेल में आपको क्या दिख रहा है कि ये बाहर जो है वो सेल वॉल है, और उसके अंदर ये जो दूसरा जो आपको दिख रहा है, मान लो यहाँ पे दिख नहीं रहा हो अगर तो ये वाला जो मैं दिखा देता हूं, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये पूरा अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें सेल है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये टर्जिड है, पूरी तरीके से वाटर इसमें फिल्ड है। उसके बाद फ्लैसिड है। फ्लैसिड में क्या देख रहे हो आप कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, पानी बाहर भी जा रहा है अंदर भी जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम है। ये एक प्लाज्मोलाइज सेल है। प्लाज्मोलाइज सेल में क्या हुआ है कि इसको एक सेल को हम लोगों ने, मान लो फ्लैसिड सेल को मैं एक फ्लैसिड सेल को लेकर मैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देता हूं, तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलने लगेगा। जब वाटर बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा, यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन प्लेस्ड है सेल वॉल के ऊपर, क्योंकि अंदर एक टर्गर प्रेशर लग रहा था। अब पानी जब बाहर निकल जाएगा तो टर्गर प्रेशर खत्म हो जाएगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है जो इससे अटैच रहती है सेल मेम्ब्रेन, वो अब डिटैच होने लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाने वाला रहा नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा है इफ एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नेट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सच सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। ठीक है, तो जब आइसोटोनिक में हम लोगों ने सेल को रखा और कोई ऐसा नेट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल। उसके बाद इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट हायर वाटर पोटेंशियल देन द साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सेल स्वेल्स अप। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा हाइपोटोनिक कंडीशन में, जिसमें पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हाइपो और ये हो गया आइसो। ठीक है, ये वाला कंडीशन आइसो और ये वाला हाइपो में रखेंगे तब। ठीक है, अब बात आती है हाइपर की, आगे चलते हैं। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेशन देन साइटोप्लाज्म के कंपेयर में बाहर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे। अब क्या होगा, when a cell is placed in a hypertonic solution water moves from the cell। ठीक है, वाटर जो है सेल से बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बाहर क्यों कम है, क्योंकि बाहर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू आउटसाइड एंड द सेल श्रिंक्स इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। सेल जो है वो श्रिंक होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। During plasmolysis, the cell membrane and protoplasm of a plant cell shrinks away from its cell wall. Such cells are called as plasmolized cells. ठीक है, सेल वॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी, अंदर का कंटेंट जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल।
उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ए लिविंग सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग डेड सेल थ्रू प्लाज्मोलिसिस बिकॉज प्लाज्मोलिसिस डज नॉट अकर इन डेड सेल, ठीक है। अब मान लो कि हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पता करना है, मैंने आपको एक बायोलॉजी का प्रैक्टिकल दिया है, उसमें एक बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन में आपको 10 सेल दिए हैं, उस 10 सेल में से 5 मरे हुए हैं, मुझे पता है 5 मरे हुए हैं, और 5 जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड है। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब कि अगर उनको वापस से आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम प्लाज्मोलिसिस के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अगर उन 10 सेल्स को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो जिनके अंदर मुझे प्लाज्मोलिसिस होता हुआ दिख रहा है वो उसको मैं मालूंगा कि वो लिविंग सेल्स है, और जिनमें प्लाज्मोलिसिस होता नहीं दिख रहा कि वो डेड सेल्स है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सेल कैन बी मेजर्ड बाय इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस मतलब जब प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हुआ है, सेल से जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल से वो हटना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस नोन एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। अगर प्लाज्मोलिसिस बहुत टाइम तक रहेगा तो सेल फिर मर भी सकता है, ठीक है। फिशेज एंड मीट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय सॉल्टिंग व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है। तो और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, बाकी पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आता है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है, जब रेनी सीजन आता है तो हमारे जो गेट्स होते हैं, जैसे बाथरूम का गेट है या जो विंडोज हैं वो टाइट हो जाते हैं, वो बंद नहीं होते प्रॉपरली, लकड़ी फूल जाती है, ठीक है। वुडन गेट होंगे तो अगर प्लास्टिक का गेट है या फाइबर का गेट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, बट रेनी सीजन में जो वुडन डोर्स हैं, विंडोज हैं, वो टाइट हो जाते हैं, ठीक से बंद नहीं होते। तो क्या होता है उसमें, तो रेनी सीजन में हमें पता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो उस वुड में एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं, एड्सॉर्ब, एडी, ठीक है। तो एड्सॉर्ब होता है, हम देखो मान लो हमारे पास कोई वुड है, ठीक है, मान लो कि ये जो पेन है ये वुड का बना है, वैसे तो ये प्लास्टिक है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि ये वुड का बना है, और इसमें अगर हम वुड को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें पता चलेगा कि वुड के अंदर जो है छोटे छोटे गैप्स होते हैं, पूरी तरीके से वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, गैप्स होते हैं। तो वो जो ह्यूमिडिटी वाटर है एटमॉस्फेयर से उन गैप्स में जाता है, फिर वो प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से वुड फूल जाती है, ठीक है। फिर वापस से नॉर्मल कंडीशन आती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो फिर वाटर वो बाहर की तरफ जाता है और वो जो बाथरूम का डोर है वो अपने आप ठीक हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बाथरूम के डोर में ही होता है, वो हर जगह होगा, ठीक है। ये सीड में भी होगा, और सीड में बहुत ज़रूरी होता है कि पानी उस पर एड्सॉर्ब हो, जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है और सीड को टूटता है और सीड जर्मिनेट करता है। तो सीड जर्मिनेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है नेचुरली, ठीक है। तो यहां लिखा है देखो, एड्सॉर्प्शन ऑफ अनडिजॉल्व लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन, ठीक है। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस बाय विच ए ड्राई सॉलिड कोलोइड मटेरियल स्वेल्स अप बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस ये नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकता है, हमारा बाथरूम का डोर कोई लिविंग चीज नहीं है, ठीक है, बट लिविंग में भी होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कोलोइडल सब्सटेंस एंड सेलुलोज पेक्टिन, ऑल दे आर इन नेचर देयरफॉर दे इम्बाइब वाटर, ठीक है। तो सेल वॉल हमें पता है कि सेलुलोज पेक्टिन हेमीसेलुलोज का बना है, और उनके बीच में गैप्स है, पूरी तरीके से वो पैक्ड नहीं है, गैप्स है, और वहीं पे पानी जो है वो इम्बाइब होता है। प्रोटीन्स है, अगर अगर स्टार्च, दीज ऑल आर इम्बाइबेंट मटेरियल, मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर अगर कैन एब्जॉर्ब 99 टाइम्स मोर वाटर देन इट्स ओन वेट, जितना उसका वजन है उससे 99 टाइम्स वाटर एब्जॉर्ब कर सकता, मतलब इसका इम्बाइबिशन पावर सबसे ज्यादा है अगर अगर का। इसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज भी करते हैं, आइसक्रीम्स जेलीज बनाने में भी अगर अगर को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्बाइबिंग पावर बहुत ज्यादा है, ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, मतलब चीजों को थिक बना देगा, इसलिए थिकनिंग के लिए आइसक्रीम्स में, शेक्स में इसको यूज किया जाता है, ठीक है।
Affinity must be between imbibed and liquid material and movement of water across the order imbibing potential. मतलब कि जो भी दो चीजें उनके बीच में एफिनिटी तो होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ प्लास्टिक पे वाटर का इम्बाइबिशन करके दिखाओ, नहीं होगा, एफिनिटी नहीं, ठीक है। अब इम्बाइबिशन पावर ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा अगर अगर का है, फिर पेक्टिन, फिर प्रोटीन, स्टार्च और सेलुलोज, ये सब पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो पावर है वो अगर अगर की है, क्योंकि वो अपने वेट से 99 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। The heat released during the imbibition is called as heat of wetting, ठीक है। A huge pressure is developed in material due to imbibition. This pressure is called as imbibition pressure. अब किसी भी चीज में अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वो एब्जॉर्ब्ड वाटर जो है वो उस पर प्रेशर लगाएगा और उसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर, ठीक है। ड्राई वुड इज फील्ड इन द नेचुरल ग्रुप्स ऑफ रॉक्स एंड वाटर देम द रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू देयर स्वेलिंग, ठीक है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने में हम लोग इम्बाइबिशन को यूज़ करते थे। जब हमारे पास मशीनरी नहीं थी, हमारे पास जेसीबी मशीन नहीं थी, तो क्या करते थे, जो रॉक्स है उनके बीच में जो गैप्स है, ठीक है, रॉक्स के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम सूखी लकड़ी को डाल देते थे। मॉनसून से पहले खूब सारी सूखी लकड़ी हम लोग वहाँ पे फंसा देते थे, और जब बारिश होती थी तो वो लकड़ी फूलती थी और इतना प्रेशर जनरेट हो जाता था, क्योंकि वो लकड़ी फूलेगी, अब फूलेगी तो उसे जगह चाहिए, तो वो रॉक्स में क्रैक्स आ जाते थे, रॉक्स टूट जाते थे उससे। तो पुराने टाइम पे बड़े रॉक्स को तोड़ने में हम जो है पुराने लोग इम्बाइबिशन को यूज करते थे। अब तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है। इम्बाइबिशन डिक्रीजेज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इम्बाइबेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे जैसे पानी अंदर जाता जाएगा अब उसका इम्बाइबिशन कम होता जाएगा। मतलब शुरुआत में इम्बाइबिशन एकदम ड्राई वुड है, उसका इम्बाइबिशन स्टार्टिंग में बहुत फास्ट करेगा वो इम्बाइबिशन, फिर धीरे धीरे उसमें जब पानी चला गया तो उसका इम्बाइबिशन कैपेसिटी जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस कहाँ है, यूज कहाँ होता है प्लांट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इनिशिएट थ्रू इम्बाइबिशन। देखो एक सीड है, उस पर पहले तो पानी उस पर इम्बाइब होगा ना, एब्जॉर्ब होगा, अंदर तो बाद में जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप सीड जर्मिनेशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन सीड सरफेस, सीड के सरफेस पे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ये होगा कि भाई जो सीड है पानी अब उसके अंदर जाएगा, है ना। पहले तो सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, तो मान लो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो अंदर कैसे जाएगा। तो सबसे इनिशियल स्टेज जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का वो है एब्जॉर्प्शन। पहले सीड पे पानी ऊपर आके चुपकेगा, अटैच होगा, स्टिक होगा, उसके बाद अंदर जाएगा, ठीक है। तो सीड कोट के ब्रेकिंग में जो, क्योंकि पानी अंदर जाएगा, सीड जर्मिनेट होगा, तो सीड कोट टूटेगा, सीड कोट टूटेगा तो सीड सॉरी सीड जो है वो जर्मिनेट होगा। उसके बाद इनिशियल प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स बाय रूट हेयर्स इज इम्बाइबिशन। उसी तरीके से जो हम आगे पढ़ेंगे कि पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है रूट्स में बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और रूट हेयर्स पहले एब्जॉर्ब होगा पानी, उस पर सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर में, फिर वो उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो नॉर्मल प्लांट का जो पानी एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर प्लांट के साथ हो रहा है, हर सीड के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ लेना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हमको लिखने नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेल टू सेल के बीच में किस तरीके से वाटर मूव कर सकता है, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से पानी सेल के अंदर आ सकता है, अलग मटेरियल्स आ सकते हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। फिर हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने डीपीडी पढ़ा, वाटर पोटेंशियल पढ़ा, प्लाज्मोलिसिस पढ़ा, ये सब सेल रिलेटेड है, ठीक है, इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर प्रोसेसेस है। अब हमें देखना है कि भाई पानी, जैसे मान लो कि तुम्हारे गार्डन में एक प्लांट लगा है और तुम उसे पानी देते हो, ठीक है, तुमने एक बाल्टी भर के पानी उसमें डाला, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि उस वाटर को तुमने रेडियो लेबल कर दिया है,
ठीक है, उस वाटर को तुमने टैग कर दिया है। नाउ यू वांट टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ वाटर। तुमने जो सॉइल में पानी डाला है वो सॉइल से पानी कैसे कैसे लीफ के मेसोफिल सेल तक पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वहां तक कैसे पहुंचता है, ऐसा नहीं कि लीफ तक, पूरे प्लांट में चाहिए, हर जगह चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, वुड को भी, सब जगह चाहिए। तो कैसे पहुंचता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो हमको इस पे दो चीजों पे ध्यान देना है। देखो, फर्स्ट तो ये कि जो हमारा सॉइल है, यहां पर हमें पता है कि सॉइल में पानी है, सॉइल में पानी नहीं है तो प्लांट ग्रो वैसे भी नहीं हो पाएगा। सॉइल से पानी कैसे रूट हेयर से रूट तक पहुंचता है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक कि सॉइल से रूट तक, रूट के अंदर तक कैसे पहुंचता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि भाई अब रूट के अंदर पहुंच गया तो ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये जो CFE है, आपने देखा हुआ है सबने कि जो CFE का लास्ट क्लास है, मान लो जो 8th क्लास है या जहां पे आप बैठते थे, वहां पर मैंने एक लिफ्ट लगाया है, ठीक है, एक लिफ्ट है एकदम लास्ट में CFE के अंदर जाके, ठीक है। तो और लिफ्ट जो है आपको 3rd फ्लोर पे ले जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा कि कैसे आप रोड से लिफ्ट तक पहुंचोगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉइल से लिफ्ट तक। अब लिफ्ट क्या होता है प्लांट में, आपको पता है, पानी को कौन ले जाता है, ऑब्जर्व, जाइलम। तो सॉइल से जाइलम तक कैसे पानी पहुंचेगा, दैट इज फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद जाइलम उसे कैसे नीचे से ऊपर तक ले जाएगा, वो हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, इट अकाउंट्स फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल इज अबाउट 50 माइक्रोमीटर, टेक्स अबाउट 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो हम डिफ्यूजन से पानी को जो है नीचे से ऊपर तक नहीं ले जा सकते, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नेसेसरी टू मूव सब्सटेंस फास्टर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। Movement of substance in bulk from one point to another due to pressure differences between 2 points is called as mass flow। तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, मास फ्लो, तेजी से और ज्यादा अमाउंट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग स्किप भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मास फ्लो में क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। मान लो ग्लूकोज को हम लीफ से रूट तक ले जा रहे हैं या वाटर को रूट से लीफ तक ले जा रहे हैं, तो ये दिस इज ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम हमें पता है इसमें हेल्प करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे कि पानी सॉइल से कैसे पहुंचेगा जाइलम तक, ठीक है। तो आप यहां पर अगर डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, ये एक रूट हेयर है, ठीक है, दिस इज एन रूट हेयर, और यहां पर जो है सॉइल है, सॉइल में पानी है, ठीक है। तो पानी का जो रूट होगा वो क्या होगा कि पानी पहले रूट हेयर में एब्जॉर्ब होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद रूट हेयर से कहां पहुंचेगा, दिस इज एपिडर्मिस। पहले फर्स्ट स्टेप क्या आया, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कहां जाएगा, कॉर्टेक्स में, ये दिस इज कॉर्टेक्स। उसके बाद ये वाला जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद क्या आ रहा है, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद फ्लोएम और जाइलम, फाइनली उसे यहां पहुंचना है, ठीक है। तो वाटर को यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है, ये सारे लेयर्स को क्रॉस करते हुए। अब इन लेयर्स में कुछ रुकावटें आएंगी, जैसे कि जो एंडोडर्मिस लेयर होता है इसके ऊपर एक, इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो वाटर को अंदर आने से रोकती है। तो वो कैसे करेगा, कैसे वाटर अंदर जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू मिलियंस ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट टिप, ठीक है। मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स एक प्लांट के पास प्रेजेंट है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा मेनली डिफ्यूजन के थ्रू। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, रूट हेयर्स क्यों है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब जो एब्जॉर्ब वाटर है वो दो तरीके से अंदर जाता है जाइलम तक, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है। अगर पाथ की बात करूं मैं, कैसे कैसे जाएगा, सॉइल में पानी है,
रूट हेयर्स के पास गया, पहले एड्सॉर्ब होगा फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स थोड़ा लंबा है इसलिए 2 बार कॉर्टेक्स लिखा है, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में से सारे सेल्स के थ्रू वो नहीं जा सकता है, कुछ ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो कि ये एंडोडर्मिस है, तो ये जो मैंने रेड किया है, ठीक है, जो मैंने रेड किया है, ये सेल्स जो है वो वाटर को नहीं जाने देंगे, इनके पास एक चीज प्रेजेंट है सुबेरिन, जिसकी वजह से नहीं जा सकता। तो रेड वालों के थ्रू वाटर नहीं जा सकता, सिर्फ ग्रीन वालों के थ्रू जा सकता है। तो उन ग्रीन वाले सेल्स को मैं क्या बोलता हूं, ये जो ग्रीन सेल्स है जिनके थ्रू पानी जा सकता है, मान लो इधर से जा सकता है पानी और इधर से जा सकता है। कौन सी लेयर है ये, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के सारे सेल्स पानी के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सुबेरिन, जो कि एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं जहां पे सुबेरिन नहीं होता है, और उन सेल्स के थ्रू पानी एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं पैसेज सेल्स, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद प्रोटोजाइलम ये वाला, और फाइनली मेटाजाइलम। मेटाजाइलम उसे अब ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। अब ये जो पाथ है यहां तक आने का, सॉइल से जाइलम तक, ये 2 तरीके का है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। कैसे, आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है एपोप्लास्ट पाथवे। यहां पर आप देख रहे हो इधर हमारा सॉइल है, ठीक है, ये एपिडर्मिस लेयर सबसे बाहर वाला, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और फाइनली जाइलम, ठीक है। पानी को सॉइल से जाइलम तक आना है। जाइलम जो है वो एक लिफ्ट का काम कर रहा है, वो पानी को ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। अब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है, यहाँ पर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे यही डायग्राम दिया है। सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी जो है वो ऐसे सेल्स के अंदर होते हुए जाएगा, और एपोप्लास्ट में क्या होगा, एपोप्लास्ट पाथवे में सेल जो है वो वाटर जो है वो इधर से जाएगा, ऐसे सेल वॉल के थ्रू होते हुए, सेल के अंदर एंट्री नहीं लेगा। बट एंडोडर्मिस में हमें पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, जिससे वो अब पानी को आगे नहीं जाने देगा। तो एंडोडर्मिस में आके वो भी सेल के अंदर आ जाएगा, वो भी सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पानी अगर सेल के अंदर के थ्रू जा रहा है, ऐसे दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जा रहा है तो वो कहलाता है सिम्प्लास्ट, और सेल वॉल के थ्रू जा रहा है तो वो कहलाता है एपोप्लास्ट। बट हमको याद रखना है कि एंडोडर्मिस में पहुंच के कोई भी पाथवे हो वो फाइनली सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। It is a system of adjacent cell walls that is continuous except at Casparian strip, ठीक है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में याद रखना है, इतना ही लिखना है कि सेल वॉल्स के थ्रू वाटर मूवमेंट करेगा टिल एंडोडर्मिस, वहां पर जाके वो जो है सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। It occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cell. It does not cross the cell membrane, ठीक है। यहां पर भी आप डायग्राम में देखोगे तो जो ये है ये सेल के अंदर होते हुए जा रहा है सिम्प्लास्ट, रेड वाला डायग्राम एनसीईआरटी में भी है। और ये जो ब्लू वाला है आप देख रहे हो कि वो सिर्फ सेल के बाहर सेल वॉल से टच हो रहा है, सेल के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है, ठीक है। बट उसको एंडोडर्मिस में पहुंच के कन्वर्ट होना ही पड़ेगा सिम्प्लास्ट में, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिम्प्लास्ट में मैंने आपको बता दिया, इट इज सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म, इधर से जाएगा। In this pathway, water travels through the cytoplasm, intercellular movement through the plasmodesmata, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। Water has to enter the cells through the cell membrane, hence the movement is slower. अब एपोप्लास्ट तो ऐसे बाहर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सिम्प्लास्ट, क्योंकि सिम्प्लास्ट में इधर एंट्री करेगा, फिर सेल में चीजों से मिक्स होगा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से इधर जाएगा, तो सिम्प्लास्ट इज स्लोअर देन एपोप्लास्ट, ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। अब मोस्टली जो वाटर मूवमेंट होता है वो एपोप्लास्ट होता है, क्योंकि ये लूज पैक होते हैं, मतलब सेल्स के बीच में जगह होती है, तो पानी का आराम से एपोप्लास्ट से चला जाता है, ठीक है। However, एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर, एंडोडर्मिस के आगे पानी नहीं जा सकता, उसने एक
जो है बैरिकेडिंग लगा के रखा है। जैसे मान लो कि जैसे टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स में से आपको टोल दे के जाना है, तो कोई आदमी ऐसे खेतों से जा रहा है, ठीक है, खेतों के थ्रू से जा रहा है, वो टोल नहीं देना चाहता, बट फाइनली उसे हाईवे में मैच आगे जाके टोल प्लाजा मिलेगा और उसे हाईवे में जाने से पहले टोल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से समझ लो कि ये टोल प्लाजा जैसा है कि ये बाहर बाहर ऐसे खेतों में से आ रहा था, बट यहाँ पर आके उसे मेन रूट पे आना ही पड़ेगा, उसको वो अपना नया रास्ता नहीं बना सकता इसके आगे, ठीक है। तो कैस्पियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस व्हिच ब्लॉक्स द वाटर फ्लो, ठीक है। तो वाटर जो है उसको सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। किसका बने होते हैं कैस्पियन स्ट्रिप? सुबेरिन का बना होता है, हमें याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। द वाटर मूवमेंट थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक, अल्टीमेटली ये सिम्प्लास्टिक हो जाएगा इन द एंडोडर्मिस। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड सॉल्यूट कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर, ठीक है। और जाइलम में पहुंचते समय सब सिम्प्लास्टिक पाथवे हो चुका होता है। In young root, water enters directly into the xylem vessels and the tracheids. These are long living conduits and are so part of the apoplast, ठीक है। हमको पता है कि जाइलम जो है वो नॉन लिविंग होता है और यंग रूट्स में डायरेक्टली पानी जाइलम में चला जाता है क्योंकि आगे के लेयर्स अभी बने नहीं होते। उसके बाद कुछ प्लांट्स जो है वो अलग एसोसिएशन रखते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट। तो यहाँ पर जो फंगस है वो रूट हेयर्स का काम करने लग जाता है, जैसे उसके पास रूट हेयर्स उतने अच्छे नहीं है, तो फंगस पानी को सॉइल में से एब्जॉर्ब करके रूट को देने लगता है, उसके बदले में रूट उसे खाना और रहने की जगह देता है, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन हमने देखा अभी सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, वो एनर्जी के बिना होता है या उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव। एक्टिव की बात करें, वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट यूजिंग एटीपी, ऐसा बोलते हैं कि एक्टिव, हमको पता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी यूज होगा, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे एटकिंस एंड प्रेस्ली ने, इन्होंने बोला कि वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ रूट्स इन ऑर्डर टू ओपी एंड डीपीडी, नो डायरेक्ट एटीपी आर कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद दूसरा नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी आया, उसने बोला कि मेथड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है। ये थ्योरीज हमको याद नहीं रखने, नहीं पूछने वाला है कोई, हमको सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पर कि प्लांट जो है वो एटीपी खर्च नहीं करता है, ओनली 4% ऑफ टोटल एब्जॉर्ब वाटर इज टेकन बाय दिस प्रोसेस, मतलब मैक्सिमम या मोस्टली वाटर इज पैसिवली एब्जॉर्ब, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है? ओनली 4%, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें पैसिव एब्जॉर्प्शन, 96% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब पैसिवली, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा है, वो उसे पैसिवली एब्जॉर्ब कर रहा है। ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन डीपीडी ऑफ लीफ सेल्स इज हाई, रिजल्ट इन सक्शन फोर्स विच सक द वाटर फ्रॉम रूट्स, ठीक है। ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक सक्शन पुल जनरेट होता है और सॉइल से पानी ऐसे ही खींचा चला जाता है सक्शन के थ्रू। सक्शन में यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लग रही क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि रूट्स जो है वो मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब मिनरल्स को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो जो रूट के सेल्स है या रूट हेयर्स के सेल्स है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना, और सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो रूट हेयर्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, सॉइल इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो पानी किधर से किधर जाएगा? सॉइल से रूट हेयर्स की तरफ। तो पानी जो है वो सॉल्ट की वजह से खींचा चला आएगा, ठीक है। तो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन हम एक्टिवली कर लेंगे और पानी जो है वो पैसिवली हो जाएगा, ठीक है। तो पानी में कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग रखते हैं। हम लोगों ने इसमें प्लाज्मोलिसिस पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इम्बाइबिशन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कैसे पानी सॉइल से जाइलम तक पहुंचता है हम लोगों ने पढ़ा, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। अगर सेल वॉल के थ्रू जा रहा है पानी तो एपोप्लास्ट, सेल के अंदर होते हुए जा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू तो सिम्प्लास्ट,
ठीक है। फाइनली एंडोडर्मिस में आके एपोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू सिम्प्लास्ट, मतलब अब सिर्फ सिम्प्लास्ट बचता है और फाइनली वाटर जाइलम तक पहुंचता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एपोप्लास्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिम्प्लास्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, एक्टिव और पैसिव। 4% इज एक्टिव एंड मैक्सिमम 96% इज पैसिव। ठीक है। अब हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे पानी अब रूट के जाइलम से ऊपर तक जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।